नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सीता हरण। आज इसकी तीसरी किस्त सुनिए। सीता हरण की तीसरी किस्त। कामरान एक सुतून के पीछे छुपा कुछ खटर पटर कर रहा था। फिर उसने फर्श पर पड़े हुए तारों के लच्छे पर झुककर स्विच दबाया। स्टेज पर मध्यम सफेद उजाला फैल गया। स्टेज डायरेक्टर ने खाली ऑडिटोरियम को मुखातिब किया। किस्सा मुख्तसर करता हूँ। मुझे अकादमी की तरफ से हिदायत की गई है, तुमको चाहिए कि राक्षस की अंगुष्ठी नामी नाटक, जो महाराजा भास्कर दत्त के बेटे और सामंत वातीश्वर दत्त के पोते तमसील निगार विशाख दत्त ने लिखा, आज पेश करो। मैं भी मुतमईन हूँ कि एक ऐसे मजमे के सामने ये नाटक खेला जाएगा जो एक अदबी तख्लीक की खूबियाँ सराह सकता है, क्योंकि धान की अच्छी फसल का इन्हिसार बोने वाले की ज़ाती खूबियों पर नहीं होता। अब मैं घर जाता हूँ ताकि अपनी घरवाली के साथ संगीत की तैयारी कर सकूं। फिर उसने स्टेज का एक चक्कर लगाया। ये रहा हमारा मकान। अब मैं अंदर जाता हूँ। उसने चारों तरफ देखा। आहा, क्या बात है! ऐसा लगता है जैसे किसी त्यौहार की तैयारियां की जा रही हैं। नौकर अपने अपने काम में मसरूफ हैं। एक दासी पानी ला रही है, दूसरी खुशबूदार जड़ी बूटियां कूटती है। ये लड़की हार गूंदने में जुटी है, और उस दासी को देखो जो कूटने छानने के साथ गुनगुनाती जाती है। अब मैं घर की बीबी को बुलाता हूँ। खटक! प्लाईवुड का बड़ा तख्ता एक तरफ को सरका और सरदार प्रदीप सिंह ओवरऑल पहने, हाथों में हथौड़ा लिए नमूदार हुए। प्रदीप, अरे तुमको भी इस वक्त हल्ला करना है? बिल्किस ने हॉल में चिल्लाकर कहा। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। शहजाद किधर है? प्रदीप ने गुस्से से कहा। अरे अरे अरे, ये तख्त इधर घसीटो भाई। ए पाकबाज औरत, सुगढ़ और खुश तदबीर, मेरे घर की सियासत की माहिर, ऐ मेरे घर बार की मालिका, इधर आ। राकेश बोले जा रहा था। अब एक्ट्रेस सामने आई। महाराज, मैं यहाँ हूँ, अपनी हिदायत से मुझे सरफराज कीजिए। बिल्किस ने फिर आवाज़ दी। राकेश, इसके आगे जहाँ जालिम हमलावर वाला जुमला है उसे ज़रा फिर से कहो। अच्छा, देखो, जालिम हमलावर केतु के साथ चंद्रमा को जेर करना चाह रहा है। कौन है? जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब 7 बजा था। सीता अब तक नहीं आई। बिल्किस ने घड़ी पर नज़र डालकर सोचा, अब पाटलिपुत्र के नंद राजा के वजीर, राक्षस का दोस्त चंदन दास कह रहा था, मेरे सर पर बादलों की घनगरज है, मेरा प्रीतम बहुत दूर है। ये क्या हुआ? अमर बूटियाँ बर्फीले पहाड़ों पर है। अमर बूटियाँ बर्फीले पहाड़ों पर हैं और सर पर कुंडली मारे नाग बैठा है। अब चंद्रगुप्त कह रहा था, वो मगरूरों से झिझकती है, डरपोकों के पास नहीं रहती, क्योंकि उसे बेआरामी से डर लगता है।
उसे अहमकों से नफरत है। वो बड़े बड़े गुणवानों से भी बेतकल्लुफ नहीं होती, बहादुरों से घबराती है। देश की नारी की मानिंद उसे भी बड़ी मुश्किल से राम किया जाएगा। सीता जी आ गई। कामरान ने चाणक्य के मकान की खिड़की में से मुंडिया निकालकर ललिता को बताया। सीता हॉलवे से गुजरकर पहलू के बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई, जहां अंधेरा था। कामरान ने दूसरा स्विच दबाया। स्टेज पर उदास जर्द रोशनी फैल गई। अब चंद्रगुप्त कह रहा था, इस उफक का मंजर खिजा ने कितना खूबसूरत बना दिया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कुछ खोती हुई नदियों के दोनों तरफ रेतीले किनारे जगमगा रहे हैं। सारसों के हुजूम और कमल के झुंड और चांदी के बादल और उड़ते हुए बगले और शाम के आसमान पर सुलगते सितारे। सीता, बिल्किस ने बरामदे में निकलकर पुकारा, हाय बिली। बिल्किस उसके नज़दीक जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। यहाँ काफ़ी खुनकी है, अंदर चलो। नहीं, यहीं ठीक है। इतनी देर में क्यों आई? हम लोग कॉफ़ी बता रहे थे, उस वक्त तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। तुम्हारे लिए 2-3 फ़ोन भी आए थे। किसके? मालूम नहीं। सुनो सीता, उस वक्त तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और खट से फ़ोन बंद कर दिया। अब कौन सी बात बताना रह गई थी तुमको? वो तो ठीक है सीता डियर, मगर बिल्किस ने बेचैनी से पहलू बदला। असल में कल रात मंजली खाला ने कराची से ट्रंक कॉल किया। कैसर की शादी है ना अगले हफ्ते, तो मंजली खाला ने सख्त इसरार किया कि तुम उसमें ज़रूर शरीक हो। बड़ी खाला तुलसीपुर से नहीं जा सकती, असगर भैया की बीमारी की वजह से। उनकी बहू की हैसियत से उनकी नुमाइंदगी तुम्हें ही करना है, वगैरह वगैरह। उसने हलक साफ किया। सर्दी के बावजूद पसीना पसीना हो रही थी। कराची, सीता का दिल धक से रह गया। कराची? हाँ हाँ, और क्या। बिल्किस ने दफतन खुद को संभाला और फिर एक्टिंग शुरू कर दी। चली चलो, बड़ा मज़ा आएगा। सब पाकिस्तानी रिश्तेदारों से मिल लेंगे। उन सबको तो मैंने 9 साल से नहीं देखा है। 8-10 दिन बाद चले आएंगे। बाजी के यहाँ लाहौर ठहर कर वापस दिल्ली। क्या ख्याल है? फिर वो सीता से नजरें ना मिला सकी और जल्दी से तफसील का फाइल उलटने पलटने लगी। चली चलो, वाकई। फिर अगले महीने मुझे थिएटर सेमिनार के लिए बम्बई जाना है। मुझे मालूम है तुम बहुत मसरूफ़ हो, बहुत अहम आदमी हो। हिंदुस्तान का सारा थिएटर मूवमेंट तुम्हारे ही दम से चल रहा है। ए बको मत। अरे अरे, रो क्यों रही हो? क्रैकदास, सची चलो हमारे साथ कराची, चलो हमारे साथ कराची। फिर उसने खुशदिली की सही की। ज़रा सोचो, मैं आज तक किसी फॉरेन कंट्री नहीं गई। एक फॉरेन कंट्री तो दिखाऊंगी, बकौल मजाज। सीता खामोश रही। चलो, यहाँ से मिसेस सेन के यहाँ जाने के बजाय सीधे घर चलेंगे और खाने के बाद बैठकर स्क्रैबल खेलेंगे। अब की दफ़ा लैटिन लफ्ज़ बनाए जाएंगे। इतनी देर में क्यों आई? क्या अपने घर चली गई थी? हाँ, मैं कुछ देर मम्मी के पास चुपचाप बैठना चाहती थी।
तुमने तुमने उनको बतला तो नहीं दिया? हाँ, बता दिया। क्या कहती थी? कुछ नहीं, कहने लगी सब कर्मों का फल है। अंदर से चंद्रगुप्त की आवाज़ फिर बुलंद हुई। वो अपना मुकालमा दोहराए जा रहा था और चांदी के बादल और उड़ते हुए बगले और चांदी के बादल और उड़ते हुए बगले और शाम के आसमान से माफ़ कीजिए और चांदी के बादल और उड़ते हुए बगले और शाम के आसमान पर सुलगते सितारे। मंजली खाला का खत मेरे पास भी आ चुका है, सीता ने आहिस्ता से कहा। बड़े भैया का भी। अभी मैंने मम्मी से भी कहा कि मंजली खाला ने मुझे कैसर के ब्याह के लिए कराची बुलाया है। कहने लगी ज़रूर जाओ, तुम्हारा असल घर तुम्हारी ससुराल है। कराची में तुम्हारे जेठ रहते हैं और जेठ ससुर के बराबर होता है। उनका कहना हरगिज़ मत टालो। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्किस बरामदे के नीचे लगे हुए फूलों को देखती रही। अब कोहरा गहरा होता जा रहा था। दफतन उसने एक फर्श शनास डायरेक्टर की हैसियत से अंदर आई हुई चंद्रगुप्त की साफ और गहरी आवाज़ पर कान लगा दिए। वो कह रहा था, और शाम के आसमान पर सुलगते सितारे। और फिर नदियों की उठती लहरें मौसम की बात मानकर अपने अपने धारों में सिमट गईं। धान फरते इंकिसार से झुक गई। मोर अपना गुरूर छोड़ चुके हैं। अचंभे की बात है कि किस तरह सारी दुनिया को खिज़ाने माकूलियत के रास्ते पर चलने के लिए धीमा कर लिया। ऐसी कुटनी की मानंद जो मोहब्बतों के किस्से बड़ी महारत से सुनाती हो। पतझड़ ने गंगा को दरियाओं के खुदा के पास पहुंचाकर उसके सुकून को बहाल कर दिया। अब भाट कह रहा था, आसमान पर अलस के फूलों की पीली रोशनी शिव के जिस्म की राख की ऐसी फैली है। आसमान पर अलस के फूलों की पीली रोशनी शिव के जिस्म की राख की ऐसी फैली है। ठंडी किरणों वाले चांद ने बादल बिखेर दिए जो शिव की हाथी की खाल की मानंद गर्द आलूद थे। तेज चांदनी उसकी खोपड़ियों की माला की तरह चमक रही है। हवा में उड़ते राजहंस उसकी हंसी के मानंद जगमगाते हैं। खुदा करे खिज़ां जो विष्णु के बदन की तरह जर्द है तुम्हारी मुश्किलें दूर करे। अब चाणक्य कह रहा था, चारों सागरों के रेतीले साहिलों तक जिन पर ताड़ के पत्तों से तारीक जंगल साया किए हुए हैं, जिनके गहरे पानी हैबतनाक मछलियों के तैरने से मुस्तरिब हैं, तुम्हारा हुक्म ताज़ा फूलों के गजरे की मानंद 100 राजाओं ने अपने ऊपर लिया है। बिल्किस, पीछे से कैलाश की आवाज़ आई। वो हॉल के आखिरी दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आया। हाँ भाई, बिल्किस ने पीछे मुड़कर दरियाफ्त किया। व्हाट इज इट? तारुफ में क्या क्या लिखा जाएगा? वो फर्श पर 2 जानू बैठ गया। आउटलाइन बना दो, मैं अंदर जाकर लिख लूंगा। अरे बस भाई लिख दो कि ये मॉडर्न थिएटर की चौथी क्लासिकल पेशकश है। ये तुमने किस कदर नई और प्रोफाइंड बात की है, मानता हूं। और ये लिखो कि बिल्किस ने सोचते हुए सर खुजाया। 7 एक्ट का अलग अलग खुलासा। और शुरू में क्या लिखूं? बिल्किस ने फाइल खोला। यहाँ कुछ टप ही नहीं रहा अंधेरे में। ये लिख दो कि यह नाटक 4वीं सदी ईस्वी में गुप्ता अहद में लिखा गया।
ड्रामेटिस्ट विशाख दत्त इसका मुसन्निफ था। ला मुझे दो, मैं पढ़ती जाती हूँ। दरवाजे में से आती हुई मध्यम रोशनी की तरफ झुककर उसने कागजात पलटे। विशाख दत्त इसका मुसन्निफ था। शहनशाह चंद्रगुप्त दोयम के अहद में पाटलिपुत्र में पहली बार स्टेज हुआ। चंद्रगुप्त दोयम का ज़माना शायद 375 ईस्वी से 413 ईस्वी तक है। किताब में चेक कर लेना। सीता उठ खड़ी हुई। मैं जरा बाहर जाती हूँ। बिल्किस ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपने काम में दोबारा मुनहमिक हो चुकी थी। हिमा की तरह उसके पास भी सीता की तरफ तवज्जो करने की फुर्सत नहीं थी। वो कहती रही, और ये लिखो कि बड़ा सख्त, सीरियस और सियासी किस्म का प्ले है। संस्कृत ड्रामे और प्योर आर्ट थिएटर का जिक्र करो। अगले पैराग्राफ में रेनू ने लेआउट तैयार कर दिया। गैली प्रेस से आ जाए तभी तो वो लेआउट बनाएगी, कैलाश ने जवाब दिया। अंदर चाणक्य कह रहा था, चीलें और गिद्ध धुएं के मरगोलों की तरह आसमान पर चक्कर काट रहे हैं। दौरान परवाज उनके पर बिल्कुल साकिन है। घोड़े आसमान को अपनी टापों से उड़ाए दे रहे हैं। फौजों के आगे आगे चलने वाले हाथी साकित खड़े हैं और ज्वार भाटा के निशानों के मानंद उनकी घंटियां खामोश हैं। सीता पूरी इमारत का चक्कर लगाकर फिर बरामदे में आ गई। बिल्किस और कैलाश स्टेज की तरफ जा चुके थे। वक्त है कि उड़ा चला जा रहा है। वो फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। अंदर 5वें एक्ट में शहजादा मलय केतु का जाली दोस्त शहजादे से मुखातिब था। राजकुमार, वो जो सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं, सियासी मकासद की ज़रूरत दुश्मनों, साथियों और गैर जानिबदार फ़रीक़ैन की गिरोहबंदी का तय्युन करती है। गैर सियासी इंसानों की तरह महज ज़ाती पसंदीदगी की बिना पर ये दोस्तियाँ इस्तवार नहीं की जाती। शहजादे, सियासी मकासद की वजह से दोस्त दुश्मन में और दुश्मन दोस्तों में तब्दील कर दिए जाते हैं। हिकमत अमली सारे पुराने बंधनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। जिस तरह इंसान अपनी मौजूदा ज़िंदगी में पूर्व जन्म की बातें भूल जाता है। एक अफसर स्टेज पर आता है। महाराज की जय हो, उसने कहा। हिफाजती चौकी के निगरां वृगरक्ष की अर्जदाश्त है कि एक शख्स जिसके पास परवाने राहदारी न था, एक ख़त के साथ शाही खेमा गाह से फरार होना चाहता है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भागवरायन कह रहा था, महाराज कुमार, कुसुमपुरा पर हल्ला बोल देना चाहिए ताकि लोधरा के फूलों के गाजर से सजे रुखसारों वाली गौड़ की औरतों के चेहरे खाक आलूद हो जाएं और उनके भौरा ऐसे घुंघरियाले बालों की चमक हमारे शहसवार दस्तों की टापों से उड़ती हुई धूल के सुतूनों में छुप जाए और खाक के बगोलों के सुतून हमारे जंगी हाथियों की सूनों से बरसते पानी से कटकर दुश्मनों के सरों पर जा गिरे। बरामदे में से एक गिरोह बातें करता ग्रीन रूम की तरफ चला गया। बरसाती में एक कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई।
चांद अमलतास की ओट से निकल आया। कुछ देर बाद ये सब लोग मिसेस डॉली सेन के यहाँ जाएंगे और सिगरेट के धुएं से भरे ड्राइंग रूम के कालीनों पर बैठकर ज़्यादा जोशो खरोश से अपनी प्रोफेशनल गुफ्तगू में मसरूफ होंगे। पीछे से उसे कैलाश की आवाज़ सुनाई दी। वो गैलरी से निकलते हुए प्रदीप से कह रहा था, मिसेस सेन की यहाँ जाने से पहले बाहर जाकर थोड़ा हलक तर कर लिया जाए। ये हलक तर करना उसे भी बहुत पसंद था। उन लड़कों को यह बात मालूम नहीं, वरना वो उसे फौरन मदऊ कर लें। उनके गिरोह की कोई लड़की ड्रिंक नहीं करती थी। अब 11 बज रहा है, 12 बजेगा, आधी रात होगी। फ़कत ड्रिंक करके ये एहसास होता है कि वक्त मादूम हो गया। कैलाश कितना खूबसूरत है। ड्रामा करीबुल ख़त्म था और समय धर कह रहा था, इन दोस्तों से जुदाई जिनकी जगह दिल में है, राग रंग में मसरूफ़ और शराब खानों में मैनोशी करते हुए भी दिल में खटकती है। क्या हस्बे हाल मुकालमा है। वो मुस्कुराई। किससे जुदाई? किसकी जुदाई? किसकी जुदाई? और खटक कैसी? डैम डैम डैम। अब आखिरी एक्ट के शुरू में राक्षस आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, ये बाग कितना सुनसान है, क्योंकि यहाँ 12 दरी जो एक ताकतवर शाही ख़ानदान की तरह तामीर की गई थी, टूटकर गिर चुकी है। बग़ैर फूलों के दरख्त नाअहल बादशाहों की सियासी कार्रवाइयों की तरह उजाड़ हैं। ज़मीन पर झाड़ झंकार और बेवकूफ़ इंसानों के दिमाग के नाकाबिल अमल मंसूबों की तरह उग रहा है। ज़मीन पर झाड़ झंकार बेवकूफ़ इंसानों के दिमाग के नाकाबिल अमल मंसूबों की तरह उग रहा है और कुल्हाड़ियों से कटी हुई शाखें फाख्ताओं की कूकू की वजह से गोया दर्द से करा रही हैं। सांप अपने प्यारे दोस्तों के इस दुख को देख देख कर उनकी डालियों से इस तरह लिपटे हैं जैसे उनके जख्मों पर पट्टियां बंधी हों। पत्तियों से आरी दरख्त इस तरह खड़े हैं जैसे किसी की अर्थी के साथ जाने के लिए तैयार हो। स्टेज की रोशनियां बुझने लगीं। कामरान ने हॉल में से ही उसे पुकारा, सीता जी। वो चौंकी। आपका फ़ोन, मिस्टर चौधरी। वो उठकर स्टेज के पिछले कमरे में गई। बिल्कीस और कैलाश मेज़ पर झुके तुंदही से तारूफी किताबचे का मजमून लिखने में मसरूफ़ थे। आज तुम्हारे बहुत फ़ोन आए हैं भाई। ललिता ने स्क्रिप्ट पर से सर उठाकर कहा, हेलो। उसने रिसीवर उठाया। हेलो सीता। हेलो यस। सीता, हम कमरुल बोल रहे हैं। हम आज ही सुबह कलकत्ते से आए हैं फेस्टिवल के लिए अपना प्ले लेकर। तुमको सुबह से कई जगह तलाश करने की कोशिश की, आखिर मालूम हुआ कि तुम इधर बिल्कीस की रिहर्सल में आने वाली हो। बिल्कीस कैसा प्रोड्यूस कर रही है? हाउ आर यू कमर? फाइन। तुम बताओ, न्यूयॉर्क से कब आई? काफ़ी दिन हो गए। तुम तो बहुत अरसे से यहीं हो। हाँ, लेकिन मार्च में हम मॉस्को जा रहे हैं, यही प्ले के साथ। और कुछ पुरानी बातें करो सीता।
न्यूयॉर्क हमारे आने के बाद उदास तो नहीं हो गया? हाउस ओल्ड जमील, बाद में उससे मिलना हुआ? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सीता, तुम्हें देखने को बहुत जी चाह रहा है। सुनो, तुम ऐसा करो कि तुम अभी कॉन्स्टिट्यूशन हाउस आ जाओ। यहां से इकट्ठे अशोका होटल चलेंगे। ब्रजेश बाबू ने पार्टी में बुलाया है। नहीं, तुम गेट क्रैशिंग बिल्कुल नहीं करोगी। ब्रजेश को नहीं जानती। फिर तुमने अब तक दुनिया में क्या किया है? मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आ रही हो ना? गुड, अभी फौरन आ जाओ। सीता हंस हंस कर उसकी बातों का जवाब दे रही थी और बिल्किस लिखते लिखते सर उठाकर हैरत से उसे देखा की। तो ये थी सीता हरण की तीसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, चौथी किस्त आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।